दिस इज सचिन फ्रॉम एसडीके क्लासेस। और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को, जिसकी स्टार्टिंग होती है नोबल गैसेस से। तो बेसिकली नोबल गैस होते क्या हैं? तो हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18th के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। जनरली इन्हें नोबल गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेचर में किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते, विच मीन्स ये क्वाइट क्या है, स्टेबल है। ठीक है। अच्छा, कोई पूछे कि ये स्टेबल क्यों है, तो ऐसा देखा गया कि इनका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है लास्ट शेल का, वो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनको दूसरे एटम से कंबाइंड ना होने में हेल्प करता होगा, या ऐसा कह लो कि इनका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का है जो उन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता होगा। तो नोबल गैसेस के बारे में एक बार देखते हैं क्या है। ठीक है, नोबल गैसेस ग्रुप 18 के वो एलिमेंट है, नोबल गैसेस ग्रुप 18 के वो एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड नहीं होते। दूसरी बात, इनका जो केमिकल अनरिएक्टिव नेचर है वो किसकी वजह से होगा, वो उनके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की वजह से होता है जो उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा ध्यान से देखा गया इनके नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये पाया गया कि अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसके बेसिस पे इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी नोबल गैसेज हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान पाया गया कि इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और शायद यही 8 इलेक्ट्रॉन इनकी स्टेबिलिटी का क्या माना गया, कारण माना गया। तो यही कहा गया कि अगर हम हीलियम को छोड़ दे जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने भी अदर नोबल गैसेस हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और शायद यही 8 इलेक्ट्रॉन उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल के किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव कर ले तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और नोबल गैसेस की तरह किसी से रिएक्ट नहीं करता होगा। तो इसकी कहानी को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ तक तो बात याद रहेगी कि जितने भी नोबल गैसेस है उसमें हीलियम को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ अदर नोबल गैसेस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं को टर्म्स दिया गया है ऑक्टेट और ड्यूप्लेट के नाम से। जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज ऑक्टेट, तो अगर किसी एटम के लास्ट शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो हम कहते हैं कि उसका क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। एज द सेम वे जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज ड्यूप्लेट, तो किसी भी एटम का फर्स्ट शेल के शेल, तो किसी भी एटम के शेल या फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना, 2 इलेक्ट्रॉन होना क्या कहलाता है, ड्यूप्लेट कहलाता है। इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एटम हैं अगर उन्हें अपनी स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो या तो वो अपने लास्ट शेल को क्या कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट, मतलब या तो वो अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8, या फिर वो अपने फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो अगर ये किसी भी तरीके का अपने फर्स्ट शेल का ड्यूप्लेट या लास्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अपने आप को स्टेबल बना लेंगे और नोबल गैसेस की तरह किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहला होता है केमिकल बॉन्ड। कोई पूछे केमिकल बॉन्ड है क्या, तो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, मीन्स अगर हम वाटर को देखें तो वाटर के फॉर्मूले में है H2 मीन्स एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को क्या करके रख रहा है, बाइंड करके रख रहा है। तो इस मॉलिक्यूल्स में एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है ना, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, तो केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को
नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह कर सके। मींस कोई भी एटम किसी दूसरे एलिमेंट से इसलिए कंबाइन होता है ताकि वो अपने लास्ट शेल का ऑक्टेट या फर्स्ट शेल का ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सके और अपने आप को स्टेबल बना सके। तो सिंपल वर्ड में कहे तो जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो इस वजह से बनता है ताकि एटम्स क्या अचीव कर पाए, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर पाए। और ये एटम्स अपनी स्टेबिलिटी किस तरीके से अचीव करते हैं, तो ये एटम्स अपनी स्टेबिलिटी दो तरीके से अचीव करते हैं। पहला तरीका है बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, या तो अपने फर्स्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या लास्ट शेल का ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसकी तरह बना ले, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह बना ले, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। और सेकंड आप क्या कह सकते हो, अगर ये अपनी एनर्जी को क्या कर ले, लो कर ले। कोई भी सिस्टम जिसकी एनर्जी लो होती है ना वो स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हाई एनर्जी वाले सिस्टम से। तो एक तो रीज़न यही हो गया कि एटम अपने आप को स्टेबिलिटी किस तरीके से अटेंड कर पाते हैं, एक तो या तो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, दूसरा अपनी एनर्जी को क्या बना ले, लो कर ले। ऐसा माना जाता है कि जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो मॉलिक्यूल बनाने के दौरान उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो दो चीज़ें अभी आप आगे एक साथ देखेंगे कि एक तो एटम जब स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के बाद आप देखेंगे या तो उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, और साथ के साथ उसकी एनर्जी लो भी हो रही होगी। क्लियर है। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ एटम जो है बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कॉज ऑफ बॉन्ड क्या है, तो कॉज ऑफ बॉन्ड बड़ा सिंपल है, ताकि एटम्स अपनी स्टेबिलिटी को अटेंड कर पाए। फिर पूछेगा कि कोई अपनी स्टेबिलिटी कैसे अटेंड कर पाता है, तो कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए दो चीज़ें करता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह बना ले, मींस अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर ले, मींस अपने लास्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन या पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले, या दूसरा तरीका होता है इसके पास अपनी एनर्जी को क्या कर ले, लो कर ले। अब ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, तो अपनी एटम्स के इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, मतलब अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एटम दो चीज़ें करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, विच मीन्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली क्या कर सकता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल वे में कहे तो कोई भी एटम अपने स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा, मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अभी समझाते हैं सिंपल वे में, तो अभी के लिए इतना याद रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार आयंस को समझ लो। देखो आयंस होता क्या है, तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो उन्हें आयंस कहते हैं। क्या कहा, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम हैविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इट इज नोन एज आयंस। आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, आयंस बेसिकली कब बनते हैं, तो आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इसी के बेसिस पे आयंस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके। तो कोई पूछे कि आयंस कब बनते हैं, तो आयंस बनते हैं जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र के बेसिस पे आयंस दो तरीके के हैं। पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, सेकंड है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। देखिए पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायंस के नाम से जानते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायंस के नाम से जानते हैं। कैटायंस का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने की वजह से बनता है। मींस अगर कोई एटम या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉडी क्या कहलाएगी, कैटायन कहलाएगी। एज द सेम वे एनायंस
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। मीन्स अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, तो वो कैसा आयन फॉर्म करेगी? एन आयन फॉर्म करेगी। कोई दिक्कत? अगर ये चीज़ याद है तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की तरफ। देखिए, वैसे तो बॉन्ड बहुत सारे तरीके के हैं, पर इस चैप्टर में आपको दो तरीके के बॉन्ड पढ़ने हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड, सेकंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, और बॉन्ड के बेसिस पे कंपाउंड भी कितने तरीके के? दो। एक होता है आयनिक कंपाउंड, एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले है आयनिक बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। वो बॉन्ड जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होने की वजह से बने हैं, उन बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक बार फिर, वो बॉन्ड जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से बने हैं, उन बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। विच मीन्स होगा क्या यहाँ पे, सपोज करो एक बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? लूज करेगी, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा, वही इलेक्ट्रॉन को दूसरी बॉडी क्या कर लेगी? गेन कर लेगी, और गेनिंग की वजह से इस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बन जाएंगे। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है ना, वो किसकी वजह से लगा है? अपोजिटली चार्ज आयन की वजह से। और ये अपोजिट चार्ज आयन कब बने? जब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे। मीन्स ऐसे बॉन्ड को हम किस बॉन्ड के नाम से जानते हैं? आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? तो स्टार्टिंग के पहले ही आपको बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की? लूज करने की। मीन्स अगर आपके पास कोई मेटल है तो उसकी टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। विच मीन्स हम कह सकते हैं जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होगा तो वो किसके थ्रू कंबाइन होता है? आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये आयनिक बॉन्ड की वजह से दोनों क्या बना लेंगे? कंपाउंड बना लेंगे, तो इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बना है उसको आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो एक बार फिर समझते हैं। देखिए, वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, उस बॉन्ड को क्या है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरी बात, वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बना है, उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तीसरी बात, जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा किसके थ्रू रिएक्ट करेंगे? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। कोई दिक्कत? तो इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहला केस है बहुत फेमस केस, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड दो सब्सटेंस से मिलकर बना है। सोडियम जो कि क्या है? मेटल है, और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन जो कि क्या है? नॉन मेटल। विच मीन्स इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। अब बनाते कैसे उसे समझ लो। देखिए, सोडियम का सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर 11। 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एज द सेम वे अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8,7। जैसे कि आपको बताया था कि एटम्स जो है अपने ऑक्टेट को क्या करने वाला होता है? कंप्लीट करने वाला होता है। तो अब ध्यान से देखो तो सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 पॉजिटिव। जैसे सपोज करो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या आ जाएगा? 2,8। और लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है की वजह से ये क्या हो जाएगा? केमिकली स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। एज द सेम वे इस क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? क्लोरीन ले लेगा, और क्लोरीन अपने स्टेट को क्या कर लेगा?
2,8,8। अब देखो क्लोरीन भी स्टेबल है और सोडियम भी स्टेबल है, और इन पे अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या फॉर्म करेंगे, NaCl फॉर्म करेंगे। अब इसे लिखने का तरीका सीख लो। देखो लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप सिंपली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को सिंबल के आस पड़ोस में दिखाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो सोडियम का जैसा आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 है। 11 का मतलब 2,8,1। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आप क्या दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम। सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। जैसे कोई आपसे पूछे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो एटॉमिक नंबर है 12, 2,8,2, विच मीन्स लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आप मैग्नीशियम लिखेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। जैसे कोई आपसे पूछे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 8 का मतलब 2,6। 2,6 का मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो आप कितने इलेक्ट्रॉन से दिखाएंगे इसे, 6 इलेक्ट्रॉन से दिखाएंगे। तो ये जो आप दिखा रहे हो ना एटम का सिंबल और उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की वजह से ये दिखाना कैसे है उसे सीख लो। देखो होगा क्या, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कंपाउंड कौन सा बनाना है। जैसे सपोज करो आपसे कहा कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बताओ, तो सबसे पहले आपको पता है सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 का मतलब 2,8,1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 3, 4, 7। ये दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सबको पता है ये अपनी स्टेबिलिटी के एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लूज कर दिए। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे वही इलेक्ट्रॉन किस पे आ गया, क्लोरीन पे आ गया। तो होगा क्या, होगा ये कि Na के लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही दिखा देना Na पॉजिटिव। और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद थे, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसका ले लिया, सोडियम का। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे ये NaCl कैसी स्टेट में है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स अपोजिट चार्ज आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से NaCl किस में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेंगे। ये है आपको क्या दिखाने का तरीका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को दिखाने का तरीका। सिंपल है। इसका बताइए पोटेशियम क्लोराइड का, किसका, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए पोटेशियम क्लोराइड के लिए, देखिए फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड देख लेते हैं। अब पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। 19 का मतलब 2,8,8,1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम कितना हो गया, 1। क्लोरीन चाहिए, तो अभी बताया था क्लोरीन का 17 है। 17 का मतलब 2,8,7। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। मीन्स ये अभी स्टेट क्या है, 2,8,8,1। ये स्टेट क्या है, 2,8,7। होगा क्या, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से पोटेशियम के लास्ट शेल में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो क्या बन गया, 2,8,8। और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 7 तो इसका, और 1 किससे लिया इसने, पोटेशियम से। इसका स्टेट क्या हो गया, 2,8,8। अब क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसे किस में एग्जिस्ट कर देंगे, KCl के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मॉलिक्यूल KCl, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताओ, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताओ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में पहले तो मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन नॉन मेटल है,
इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो आप वही चीज़ पहले लिखेंगे आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 2,8,2, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 1 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का मतलब 2,6, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं 2, और ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं 2। तो ये मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। अब ध्यान से देखना मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो कितने पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 तो पहले से ही थे और 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए, मैग्नीशियम के, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इसका स्टेट भी कितना हो गया 2,8, इसका स्टेट भी कितना हो गया 2,8। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, MgO के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऐसी लास्ट है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड के लिए एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 का मतलब 2,8,1। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखेंगे सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, सिर्फ एक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, अभी ऑक्सीजन क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही एक दूसरा सोडियम आएगा, वो भी अपने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। रिजल्ट के फॉर्म में क्या बना, देखिए, तो अगर आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो आप पाओगे कि 2 सोडियम एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो Na के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज, और एक के ऐसे कितने एटम हैं 2, तो 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन के बीच में कितना चार्ज 2 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने 2 अलग अलग सोडियम से लिए। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, Na2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कोई दिक्कत, क्लियर है। अच्छा एक बार अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। कोई आपसे पूछे ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का क्या बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में एक तो क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कितना आएगा 2,8,3। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 2,8,7, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7। अब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ एक की, वो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इससे। अब एल्यूमिनियम को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो ऐसे कितने क्लोरीन और आएंगे 2 क्लोरीन और आएंगे, एक इससे हो जाएगा, और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इसको। तो अब ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज होने, तो एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम पे आएगा +3 चार्ज, और क्लोरीन सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन पे सिर्फ कैसा चार्ज आएगा, क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे दिखाएंगे, 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। बट ऐसे कितने क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन थे, तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, AlCl3। मतलब एक क्लोरीन 3, मतलब एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मेशन। तो मैग्नीशियम सल्फाइड में एक तो क्या है आपके पास मैग्नीशियम, एक आपके पास क्या होगा सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, 16 का मतलब 2,8,6। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, 2,8,2। इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन बने 2। सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो इसके लिए डॉट स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस सल्फर को दे देगा। तो होगा क्या कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज आए 2 पॉजिटिव चार्ज। सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2 ही तो इलेक्ट्रॉन लिए, 6 इसके पास खुद थे, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के, तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज 2। अब ये अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और एक मैग्नीशियम एक सल्फर से मिलके क्या बनाएंगे MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा।
तो ये जो तरीका है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, होप कि आपको समझ आएगा। बढ़ते हैं अगले बॉन्ड की तरफ जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। उससे पहले आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी देख लो। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के दौरान जो चार्ज डेवलप हुआ उस चार्ज की वजह से इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है जो उन्हें सॉलिड स्टेट में रखता है। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हाई होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये किस फॉर्म में हो, जब ये वाटर में डिसॉल्व हो। मीन्स या तो ये मोल्टन स्टेट में हो या फिर ये एक्वस स्टेट में हो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पानी में आयनिक बॉन्ड को डालते हो, आयनिक कंपाउंड को डालते हो, तो पानी की खासियत है उसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप समझोगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक ऐसा टर्म है, बेसिकली ये बताता है कि पानी में जाने के बाद या किसी सब्सटेंस में जाने के बाद आयन्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा घटेगा। अब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना ज़्यादा होता है ना, पानी में जाने के बाद आयन्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये देखा गया है कि वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू समथिंग 80 या 81 के आसपास होती है। मीन्स ये आयन्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 80 या 81 टाइम्स क्या कर देगा, घटा देगा। और अगर आयन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी तो आयन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और फ्री टू मूव हो जाएंगे। और क्योंकि सॉल्यूशन में फ्री मूवेबल आयन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो याद रखना कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व हो या फिर ये मोल्टन स्टेट में। रीज़न क्या बताओगे, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है जो इनके बीचों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा देता है और ये आयंस फ्री टू मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। चौथा पॉइंट, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। चारों प्रॉपर्टी याद रहेगी। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। आयनिक बॉन्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये पानी में ये मॉडर्न स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और चौथी पॉइंट कि ये पानी में सॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, बढ़ते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ना तो ट्रांसफ़र हो और सिर्फ क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहा, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच की म्यूचुअल शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि जनरली जब नॉन मेटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं वो हमेशा किसके थ्रू कंबाइंड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल अगर किसी दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो इसकी भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसकी भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है, तो नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग के बेसिस पे कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कितने पेयर की इलेक्ट्रॉन हो रही है, सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हो, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंगल डैश से। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है, अगर 2 एटम्स के बीच में 2 पेयर्स की शेयरिंग हो रही हो, कितने पेयर्स की, 2 पेयर्स की शेयरिंग हो रही हो। 2 पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, तो हम उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डबल लाइन। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते होंगे,
जब दो एटम्स के बीच में कितने पेयर्स की शेयरिंग हो रही हो, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, तो मीन्स 3 पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर दो एटम्स के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही हो, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो या 6 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो, तो उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लिखने का तरीका, ट्रिपल बॉन्ड का साइन, 3 लाइन बनाते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे कंपाउंड भी कितने तरीके के होंगे, 3। तो पहला होता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्या होता है, तो वो कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। बॉन्ड के बेसिस पे कोवेलेंट कंपाउंड भी 3 तरीके के होंगे, सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड, डबल कोवेलेंट कंपाउंड और ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड। कोई पूछे सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, तो अगर दो एटम्स के बीच में एक पेयर की शेयरिंग हो रही हो तो वो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बना उसको सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोई पूछे डबल कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, तो डबल कोवेलेंट कंपाउंड वो कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, मीन्स जिसमें दो एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 पेयर की शेयरिंग हो रही हो। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड उन कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा हो, तो ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड हो गए। ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स की शेयरिंग हो रही हो, मीन्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो। एक एक करके समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन शेयरिंग ऑफ वन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। जब दो एटम्स के बीच में कितने पेयर्स के इलेक्ट्रॉन हो शेयर हो रहे हो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं, सिंगल लाइन से। देखो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अगर यहाँ पे बनाऊँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया 7। अच्छा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना है तो एक बार एक और क्लोरीन ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, सबके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा इससे। तो ये कहेगा क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन तो दिखाना, और इस एटम के सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिर्फ उसको दिखाना। अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि जब इस क्लोरीन ने इसके सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये वाला क्लोरीन भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सिर्फ 1। इसका मतलब ये वाले क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसका ले लिया, इस वाले क्लोरीन का। तो इसके पास कितने हो गए, 8। अब ध्यान से देखो तो इस शेडेड रीजन में कितने पेयर से इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1 पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर। तो इनके बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 1 1, एक इस इलेक्ट्रॉन्स एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने पेयर, 1 पेयर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा आपसे कहे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाओ, तो सबसे पहले हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। 1 के बेसिस पे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। लास्ट शेल का मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 1। अब आपको पता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं, तो के शेल में मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, वो स्टेबल हो जाएगा हीलियम के जैसा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 1 इससे शेयर कर लेगा, ठीक है। अब देखो इस हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसके सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन तो पूरा आएगा, और सिर्फ इस हाइड्रोजन का क्या दिखाना, इलेक्ट्रॉन दिखाना। अब ध्यान से देखो इस हाइड्रोजन के पास 1 पहले से था, 1 इसका ले लिया, 2 हो गए, मीन्स फर्स्ट शेल का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन को देखो तो 1 इसके पास पहले से था, और 1 इसने किससे लिया, साइड वाले से। तो म्यूचुअल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही हो, 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की, 2। तो इनके बीच में ध्यान से देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है शेडेड रीजन में, 2। 2 का मतलब कितने पेयर, 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल। जैसे आपसे कहे
कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाओ, तो सबसे पहले हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, समझ जाना इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मत करना, यहाँ पे क्या दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग। अब करना क्या है भाई, पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मीन्स लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1। फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, 17 का मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 7, तो क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7। देखो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2,8,7। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट, इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इसके फर्स्ट शेल का क्या कंप्लीट होना है, डुप्लेट, और क्लोरीन के लास्ट शेल का क्या कंप्लीट होना है, ऑक्टेट। तो क्लोरीन क्या कहेगा कि भाई अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो क्लोरीन के पास 7 पहले से थे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो टोटल कितने हो गए 8। क्लोरीन स्टेबल है। अब हाइड्रोजन कहेगा कि तूने मेरे से एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो मैं भी तेरे से एक इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो हाइड्रोजन भी इससे क्या ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस कंप्लीट डुप्लेट के दौरान कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, विच मीन्स आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा HCl। ठीक है, ऐसे कोई आपसे पूछे अमोनिया गैस का क्या स्ट्रक्चर है, किसका, अमोनिया गैस का। तो अमोनिया गैस किससे मिलके बनी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 2 तरीके हैं, पहला तरीका तो आप कॉमन सेंस लगा के करें, दूसरा तरीका है ट्रिक की हेल्प से। अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनकी वैलेंसी याद है, नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना NH3, मतलब ये फॉर्मूला बनना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हो गए, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइंड करेगा। ये तो तरीका हो गया ट्रिक का। एक बार कॉमनली सोच के देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 7। 7 का मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 5। तो नाइट्रोजन का अगर ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ आ रही है। दूसरा कंपाउंड कौन है नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ही तो अमोनिया बनाता है, तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1। तो अब ध्यान से देखना होगा क्या, देखिए हाइड्रोजन को डुप्लीट कंप्लीट करना है जिसके लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इस नाइट्रोजन से, है नहीं। अगर ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इसका सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अभी भी इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2 की, तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन कहेगा कि भाई मैं 2 हाइड्रोजन को और स्टेबल कर लेता हूँ। अब देखो क्या, एक हाइड्रोजन ये स्टेबल हो गया, एक हाइड्रोजन ये स्टेबल हो गया, 2 हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। अब इसे ध्यान से देखना, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद थे, एक इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा, इससे, एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इससे, एक नाइट्रोजन किससे लेगा, इससे। तो 5 और 3 कितने हो गए 5, 6 7 8। तो नाइट्रोजन की भी क्या खत्म हो गई, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के पास एक तो बच गया लोन पेयर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक पेयर है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक पेयर है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक पेयर है। अब इसे ध्यान से देखो तो ये भी आंसर कितना आया NH3। तो एक तो है कॉमन सेंस लगा के, दूसरा है किसका इस्तेमाल कर लो, फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो बाय यूजिंग वैलेंसी। इजी है, स्टार्ट करें। देखिए जैसा आपने देखा, अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और पहला तरीका क्या बताया, ट्रिक। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना H2O। यही तो बना, मतलब एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करेगा। अब इसे एक बार वैसे समझ के कि ऑक्टेट कंप्लीट के लिए क्या करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत। अब देखो हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इस ऑक्सीजन से, पर ऑक्सीजन को अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है क्योंकि 6 इसके पास है, एक इससे लेगा, तो ये क्या करेगा एक हाइड्रोजन और आएगा और वो इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, ऑक्सीजन से ले। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहले से है, एक इससे ले लेगा 7, एक इसके ले लेगा 8,
तो टोटल हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट क्या होने लगा, कंप्लीट होने लगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट के लिए ये तो किससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे। अब जरा ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर और सेकंड, और इसको क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ऐसे एक पूछा जाता है मीथेन का। देखो मीथेन, इथेन, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे ना तो ईजिली याद हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछे ना मीथेन क्या है, तो मीथेन का मतलब होता है CH4, मतलब एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ, 4। अब कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, मीन्स दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कैसे शो करेंगे, तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 का मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन के पास एक, हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, इससे। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। पर अभी भी कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, 3 की। तो ये क्या कहेगा, एक हाइड्रोजन और स्टेबल करेगा, एक हाइड्रोजन को, थोड़ा पास बना लेना, एक हाइड्रोजन को और स्टेबल और एक हाइड्रोजन को और स्टेबल। अब क्योंकि 4 अलग अलग हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और 4 इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा, अलग अलग एटम से लेगा। तो अब ध्यान से देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के, 1 2 3 4, 4 शेयर वाले, तो टोटल कितने हो गए, कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये था आपके पास क्या, मीथेन का मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो याद रखना। अच्छा अब समझते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड को, किसको, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो वही चीज़, अगर 2 एटम्स के म्यूचुअल शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 4 इलेक्ट्रॉन, मीन्स कितने पेयर, 2 पेयर, तो समझ जाना ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे एक एग्जांपल इसका ऑक्सीजन का है। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या होगा, एक ऑक्सीजन है, कितने एटॉमिक नंबर है इसका, 8 का मतलब 2, 6, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। कोई दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होगा, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इस ऑक्सीजन से। अब इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। देखो 6 इसके पास पहले से थे, 2 इसका ले लिया, ऑक्टेट ये भी दोनों का कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्टेट कंप्लीट होने के दौरान अगर आप इस शेडेड रीजन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे इस शेडेड रीजन में कितने पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर्स। और अभी आपको बताया अगर 2 पेयर्स की शेयरिंग होनी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को कैसे दिखाओगे, O डबल बॉन्ड O, और लिखने वाले इसको कैसे लिखते हैं, O2। समझ पा रहे हो, तो ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड में ध्यान से देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल। तो दिमाग में क्लिक करने चाहिए 2 नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्बन के एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 का मतलब 2, 4, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कब से बता रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। होगा क्या कि ऑक्सीजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। ऑक्सीजन के पास 6 पहले से थे, 2 इसके ले लिए, कितने हो गए, 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का। पर अगर कार्बन को देखो तो 4 इस पे है, अगर ये इससे 2 लेगा तो अब भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो कार्बन क्या करता है, एक और ऑक्सीजन एटम्स को स्टेबल करता है। तो
तो अब ध्यान से देखो हुआ क्या कि कार्बन ने इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और कार्बन ने इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो कार्बन इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कार्बन इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले कितने हो गए 4, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद थे, तो कार्बन भी क्या हो गया स्टेबल हो गया। अब इस स्टेबिलिटी के दौरान ध्यान से देखो तो इस पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड। इसके पेयर में भी 4, तो कितने डबल बॉन्ड 2। अब इसके पास कितने लोन पेयर बचे 2, तो वो लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, क्या है कंफ्यूज मत होना, ऐसा बना लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या बना रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, दिख रहे हैं ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा। तो कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है, तो डबल कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, जैसे ईथेन, ये बड़ा पूछा जाता है। देखो ईथेन का मतलब कितने कार्बन 2 कार्बन, एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है C2H4, मतलब 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब इसको बनाने का ट्रिक याद रखना, 2 कार्बन मतलब 1 2, 4 हाइड्रोजन मतलब 2 इस तरफ बना देना और 2 इस तरफ बना देना। कार्बन की वैलेंसी 4, तो 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी भी 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं पूछूं कि ये वाला हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया स्टेबल हो गया। ऐसे ये हाइड्रोजन भी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 1, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल। अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तो ये इस हाइड्रोजन से ले लेगा और ये वाला कार्बन एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा। अब भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा अपने साइड वाले से। तो कार्बन का देखना क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से लिए, एक ऑक्सीजन से लिया, ओ हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से लिया। अब इस बॉक्स को ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन इसके पास है, 5 6 7 8, कार्बन क्या हो गया स्टेबल हो गया। अच्छा, अगर आप इस कार्बन को देखो तो अगर इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो ये वाला कार्बन इसके भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और दोनों को जोड़ दिया। अब इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में ध्यान से देखो कितना पेयर है, 1 पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कितना पेयर है, 1 पेयर मतलब ये भी सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कितना पेयर है, 1 पेयर, तो ये भी सिंगल बॉन्ड। इनके बीच में कितना पेयर है, 1 पेयर, तो ये भी सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कितना पेयर है, 2 पेयर, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड डबल। तो ये जो स्ट्रक्चर आया है ना C2H4, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इथीन के नाम से जानते हैं। ये जो बेसिक है ये कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए याद रखना, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H4, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है, पूछता है क्वेश्चन में बनाने के लिए तो बना देना है नहीं। अच्छा, लास्ट है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, तो अगर 2 एटम्स के बीच में कितने पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, 3 पेयर्स की म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो समझ जाना है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंपल है यार, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी बताया था 7, 7 का मतलब 2,5, 5 का मतलब 1 2 3 4 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, देखो 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत अब भी है।
तो अगर एक और नाइट्रोजन होगा तो 1 2 3 4 5। अब मेरी बात ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। ऑक्टेट के लिए कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है। तो वो 3 किससे लेगा? इससे। तो नाइट्रोजन क्या हो गया? स्टेबल। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। तो जब इसने इसके 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 5 इसके पास पहले से थे, तो ये भी कितने हो गए? 8। अब इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो तो 3 पेयर दिख रहे हैं। 3 पेयर का मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट, और इसको आप N2 लिखते हैं। तो कोई पूछे नाइट्रोजन के बीच में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इनके बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। इजी है। एक पूछा जाता है इसका इथाइन। अब देखो, जैसे इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इथाइन में 2 कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला याद रखना, C2H2, इथाइन का फॉर्मूला। करना बड़ा सिंपल है, 2 कार्बन बना लो, 1 2। कंडीशन हाइड्रोजन कितने की है? 2। तो 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। कार्बन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। 6 का मतलब 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। 6 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 4। ऐसे इस कार्बन के पास कितना होगा? 1 2 3 4। अब जरा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हाइड्रोजन भी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1। क्वेश्चन ये है कि कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? लास्ट शेल में 4 है, होने चाहिए 8। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4। अब 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो ये इससे ले लेगा, कितने बचे? 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा? इस वाले कार्बन से। तो जब कार्बन की स्टेबिलिटी आएगी तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने इस हाइड्रोजन से लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन किससे लिए? इस कार्बन से। तो कार्बन के पास 4 पहले से थे और 4 इसने शेयर करे, तो टोटल कितने हो गए? 8। ये स्टेबल हो गया। एज द सेम वे ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इस हाइड्रोजन से, और 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इस कार्बन के। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब इसे ध्यान से देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड की शेयरिंग है, तो ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? इसी को आप इथाइन कहते हैं। तो इथाइन का स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीनों तरीके के मॉलिक्यूल बनाने सिखा दिए हैं। सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल कैसे बनता है, डबल कोवेलेंट कैसे बनता है, और ट्रिपल कोवेलेंट कैसे बनता है। कंप्लीट कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो यार एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे भी म्यूचुअल शेयरिंग हुई है? नहीं, मतलब क्या नहीं बने? आयंस नहीं बने। मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत वीक होता है। कैसा होता है? बहुत वीक। देखो, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है सिर्फ बॉन्ड का क्या होना? इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व होना, और इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। लिक्विड या गैस क्यों होते होंगे? क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाँ, कुछ को छोड़ के, कुछ सॉलिड होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ये सॉलिड है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी याद है ना, पहली प्रॉपर्टी तो वही आयनिक सॉलिड थे, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी इलेक्ट्रो उसके अपोजिट आयंस की वजह से। यहाँ पे किसी भी तरीके का आयंस नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग है, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर कंपाउंड गैसेस फॉर्म में होता है। दूसरी बात, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वही चीज़ कि कोवेलेंट कंपाउंड में एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इन्हें हल्के से हीट देने पे ही ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट या बॉयल होने लगते हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है कोवेलेंट का, ठीक है। तीसरी बात, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते होंगे? क्योंकि इन कंपाउंड्स के पास क्या नहीं है? आयंस नहीं है। इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करी है, ना कि क्या करा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इन कंपाउंड्स ने एटम्स के पास आयंस नहीं होता,
तो आयंस नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल थे, उसमें इनसॉल्युबल थे, इनऑर्गेनिक। ये इसके उल्टे हैं, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल है बट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, कोवेलेंट कंपाउंड की। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।